सर, अभी हाल में स्थापना दिवस के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संस्थान की प्रशंसा के साथ साथ आपके बारे में भी बहुत दो शब्द बहुत अच्छे बोले थे। कैसा फील हुआ सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं प्रदेश के। उनके द्वारा दो शब्द अच्छा बोला जाना गर्व की बात है। और ख़ास करके ऐसे मुख्यमंत्री जो इतना विज़नरी हैं, प्रदेश को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाए हैं और जो बहुत हाई स्टैंडर्ड जी रखते जी। हैं चीज़ों के लिए। अगर वो संतुष्ट होते हैं किसी के काम से तो उसके लिए तो बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। सर, अभी हाल में ही आप चीफ सेक्रेटरी के साथ मैंने देखा था और सुना भी है, उसमें कोई ऐसी योजनाओं के लिए आपने कुछ अपना कुछ बताया जो आगे संस्थान के लिए उपयोगी हो? जी, जो हमारी गवर्निंग बॉडी के मुखिया होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। बेसिकली इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जब जाते होंगे कभी पेशेंट को लेके तो आप देखते होंगे कि दो जगह काफ़ी समस्या होती है। एक तो ओपीडी में डॉक्टर से कंसल्टेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ की वजह से। अच्छा ठीक है, वहाँ पे तो जो भीड़ है उसमें थोड़ा सा समय लगना है, वो तो लगेगा। उसके बाद से जब मरीज भर्ती हो गया तो दवा लेने के लिए पहले हम देखते थे लोहिया पे दो दो ढाई ढाई घंटे लोग जी खड़े जी रहते जी। थे। मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था, एक चिंता व्यक्त करी थी कि दवा लिखने के बाद दो दो ढाई ढाई घंटे में मरीजों को दवा मिल रहा था। हमने उनसे प्रॉमिस किया था और आज के दिन में लोहिया में किसी भी भर्ती मरीज के तीमारदार को बिल्कुल लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था करी है कि उनको बेड साइड रख के डिलीवरी हो रही है। अभी भी मतलब बेड साइड डिलीवरी होने में भी क्या होता है कि मरीज भर्ती हुआ, उसके लिए दवा रेज होती है। हमारा हॉस्पिटल का अटेंडेंट फार्मेसी से दवा ला के बेड साइड पे देता है। इस प्रोसेस में भी देखा गया करीब करीब 1 घंटा लग जाता है। तो मरीज भर्ती है बट उसका इलाज शुरू होने में 1 घंटा करीब लग जाता है। तो यही हम बोर्ड ऑफ गवर्नर में चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने एक जी जी जी। प्रस्ताव ले गए थे कि हम एक जो कॉन्सेप्ट है जो एम्स पटना में है, एसजीपीजीआई में है या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में पहले से हैं, कि जो ऐसी दवाएं जो बिल्कुल इमरजेंसी नेचर की हैं, ऐसी दवाएं जो हर मरीज में करीब करीब लगनी है, जैसे वीगो लगता है, ड्रिपसेट लगती है, ये क्योंकि यहाँ पे सिक मरीज आते हैं, तो वो सारी दवाएं बिल्कुल वार्ड में ही अवेलेबल हो। जैसे ही मरीज आया वो सब शुरू हो गई। जो बहुत महंगी दवाएं हैं या वो दवाएं जो वेट कर सकती हैं, जी जी जी। उनको आधे घंटे देर से भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वही यूनिट आइटम की तरह रखेंगे। तो अभी क्या होने जा रहा है कि जैसे ही मरीज आएगा उसका ट्रीटमेंट का पूरी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। न ही उनको कहीं लाइन पे जाके पर्चा कटाना है या दवा लेने जाना है। पूरा अस्पताल प्रशासन उनको जैसे मरीज भर्ती होगा तुरंत दवा का शुरुआत कर सकेगा। एक तो ये चीज़ था। जी जी। दूसरा, जो आप फाउंडेशन डे की बात कर रहे थे कि लोहिया में विकास की बात, तो मैं आपको बताऊं, एक लोहिया में उस दिन मुख्यमंत्री जी ने न्यूरो साइंस सेंटर का लोकार्पण किया। आप देखते होंगे इन दिनों में ये देखा गया कि जब ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज के जी जी केसेस जी काफ़ी जी। बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी की चिंता थी और उनका विजन था कि लोहिया संस्थान में एक न्यूरो साइंस सेंटर बने, जो बन के तैयार हो गया। मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया और उसमें एक गामा नाइफ स्थापित हो रहा है न्यूरो साइंस सेंटर में, जो इंडिया में किसी भी प्रदेश शासित मेडिकल कॉलेज में, प्रदेश के जो शासित मेडिकल कॉलेज हैं उसमें पहला मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें गामा नाइफ लग रहा है। और इस गामा नाइफ लगने से जो ट्यूमर के मरीज हैं, ब्रेन ट्यूमर के मरीज हैं, उनका बहुत ही सटीक इलाज बिना चीरे का हो सकेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है संस्थान की। दूसरा, जो वर्ल्ड का बेस्ट रोबोट है जी जी। वो लोहिया संस्थान में खरीदा गया है और उस पर करीब 200 से ज़्यादा सर्जरी हो चुकी है। और उसमें से जो स्टूडेंट हैं वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आगे आने वाले दिनों में डिफरेंट पार्ट पे जाएंगे और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो मुख्य चीज़ें हैं, बाकी बहुत सारे काम हुए हैं, आपको पता है वो सारी तो सर, अधिकतर ये देखा जाता है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो संस्थान के प्रमुख से या विभाग के प्रमुख से खुश नहीं रहते, क्योंकि समय पर उनके वेतन नहीं मिलते हैं। चीज़ें। और आप एक चीज आते ही एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि एजेंसी किसी भी व्यक्ति को निकाल नहीं सकती। क्या ये किसी के संज्ञान से आपके सेल्फ है, आपने चीजों से आई कि नहीं इसको कर देना उचित होता है? देखिए, पैरा हम जित हमारा ये मानना है कि जितना इम्पोर्टेंट डॉक्टर होता है किसी अस्पताल के लिए, उतना ही वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ होते हैं। डॉक्टर से मरीज का जो इंटरेक्शन होता है बहुत थोड़े समय के लिए होता है। रोज़ 5 मिनट होगा एक मरीज से डॉक्टर का इंटरेक्शन, क्योंकि डॉक्टर का नंबर कम है, मरीज बहुत ज़्यादा होते हैं।
लेकिन 24 घंटे मरीज के संपर्क में पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि वो अस्पताल उतना ही अच्छा है जितना अच्छा वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये नहीं कि खाली डॉक्टर हैं। तो इसलिए उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस इशू को लेके बहुत सेंसिटिव हैं कि अगर कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल समय से पैसा मिले। इंस्टीट्यूट को फंड की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जितना भी धन की ज़रूरत है वो मुहैया होता है। तो अगर गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव है और लोग इतने इम्पॉर्टेंट है तो उनको समय पे तनख्वाह क्यों न दी जाए और उन्हें अननेसेसरी नौकरी से क्यों निकाला जाए। जी जी। ये हमने सुनिश्चित किया है कि किसी को अननेसेसरी नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता और तनख्वाह उनको फर्स्ट वीक में, कम से कम महीने के हर फर्स्ट वीक में उनको मिल जानी चाहिए, जो लोहिया में मिल जाए। अभी हाल में मैं आ रहा था, गेट पे ही मैंने पूछा सिंह साहब के बारे में, तो कर्मचारी ने कहा कि साहब तो हमारे भगवान के समान है, समय से वेतन मिल जाता है, हमको कोई निकाल नहीं सकता। इस तरीके की चीजें जब देखने को मिलती है तो उस प्रमुख का मान भी बढ़ता है, सम्मान भी बढ़ता है, संस्थान का नाम भी बढ़ता है। हम चलते हैं सर आगे, कुछ चीजें और भी हैं अभी। सर एक चीज बहुत बड़ी ये चीज देखी जा रही है कि अभी बीच में डेंगू का बहुत लंबा प्रकोप चल रहा है। इसमें अच्छे अच्छे घर से लेकर के गरीबों तक की ये बीमारी छोड़ नहीं रही। प्रेजेंट टाइम में इसमें लोहिया में काफी चीजें हुई, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त चीजें सर कर रहे हैं? देखिए, डेंगू के लिए हम लोगों को बताना चाहेंगे कि डेंगू का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। बेस्ट वे है कि डेंगू से बचाव करें। डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम काफ़ी काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं डेंगू के मच्छर जो है पानी में पैदा होता है। तो उसके लिए जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जैसे घरों में कूलर होते हैं, उसमें एक बार गर्मी ख़त्म हुई, पानी भरा हुआ है, लोग उसको छोड़ देते हैं, उसी में मच्छर पनपता है। घर के ऊपर जो टंकियां हैं उसको खुली छोड़ देते हैं, या घर के ऊपर कुछ टीन या टायर रखे हुए हैं, वहाँ जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ डेंगू का मच्छर पनपता है। तो पहला तो बचाव है, ये उसमें लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। डेंगू के लिए हम बोलेंगे कि स्वास्थ्य विभाग से ज़्यादा बाकी विभागों की और आम पब्लिक की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि एक बार डेंगू हो गया तो हम जानते हैं डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि हम ये दवा दे दें और डेंगू वायरस को मार देगा, वो नहीं है। हम क्या करते हैं अस्पताल में कहीं भी उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं मरीज को। अगर बुखार है तो बुखार की दवा देंगे, दर्द है तो दर्द की दवा देंगे, और उसमें प्लेटलेट कम होने लगता है तो हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि चूंकि उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है तो ऐसी बीमारियों से बचाव ज़्यादा कारगर तरीका है। और बचाव के लिए लोगों को समझदार होना पड़ेगा, लोगों को काम करना पड़ेगा। अब बाकी जो हमारा नगर निगम के लोग हैं या सैनिटेशन पे जो लोग भी काम कर रहे हैं तो वो उनको काम करना होगा, जिससे कि ये परेशानी कम हो। सर एक चीज अधिकतर संस्थानों में देखा जा रहा है, और ये भी बहुत बड़ा संस्थान माना जाता है, जब से आप आए हैं ईश्वर ने करे को घटना यहाँ पे भी है जो अन्य संस्थानों में चल रहा है, इसके पहले भी यहाँ हो चुका है। आप आते ही कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो इस पर रुकी, JRSR को लेकर के, मेल फीमेल को लेकर आए दिन प्रशासनिक चीजों में उलझन रहती है, तो इसकी वजह से इलाज प्रभावित हो जाता है। इसके बारे में किस तरीके से आपने कोई ऐसी चीज, कोई अन्यत्र कुछ आपने अपने मन से, मस्तिष्क से ऐसी चीजें की कि जो कि यहाँ ये चीजें ना के बराबर देखा जा रहा है, जो कि आप कुछ आशा प्रकट करें तो जो कि अन्य संस्थानों में ये चीज अपनाई जा सके? मेरा जो मानना है कि जैसे मैंने बताया कि संस्थान में जो भी है, स्वीपर से लेके डॉक्टर तक, बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। और अगर आप उन सभी को वैल्यू दे रहे हैं, उनको उचित सम्मान उनका मिल रहा है, और उनको ये लग रहा है कि वो संस्थान के पार्ट हैं, और अगर वो अच्छा करते हैं तो संस्थान के डेवलपमेंट में कार्य कर रहे हैं, ये जब भावना अगर उनके तक पहुंच जाएगी तो वो फिर निगेटिव जो विचार आते हैं मन में वो नहीं आएंगे उनको, तो वो संस्थान हित में वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो अगर कुछ आप अंतर देख रहे हैं, कोशिश बस खाली यही है कि हर एक आदमी इम्पोर्टेंट फील करे इस संस्थान में, और वो ये फील करे कि संस्थान में उसका जो योगदान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर वो योगदान नहीं देगा तो संस्थान अच्छा नहीं करेगा। ऐसा सारे स्तर पे लोगों को समझ हो तो फिर ये चीज़ें कम हो जाती हैं। हमें लगता है कि अगर लोहिया में आप देख रहे हैं कि इतने दिनों में न ही कोई डॉक्टर नर्स में झगड़ा होता है, हाँ, न ही कोई स्टाफ में कहीं कोई असंतोष है, तो उसका कारण यही है कि उनको ये फील कराया गया है कि आप इम्पोर्टेंट हैं। और दूसरी चीज़, जो उनकी छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, उसका समय पे निराकरण करना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर वो समय पे निराकरण उनका ना हो तो उनके बीच में असंतोष जाता है। पहला तो जैसे आपने बताया कि उनको सैलरी समय से मिल जाए, वही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान उन्होंने कहा। हाँ, क्योंकि सैलरी समय में मिल जाए, वो उनका परिवार उस सैलरी पे डिपेंड करता है, और समय से नहीं मिलने पे फिर उनका मन में निगेटिविटी जाती है, और अगर आदमी खुश नहीं है तो अच्छा काम कैसे कर सकता है। तो पहली बात तो यह है कि आपके जो भी एम्प्लॉई है वो खुश रहें, इम्पोर्टेंस फील करें, वैल्यूड फील करें, एक तो परिवार अपने के आप, तरीके से। हाँ, एक परिवार की तरह से, तो फिर वो परिवार फिर अच्छे से चलता है और लोग तन मन धन लगा के काम करते हैं। सर, आप पटना एम्स में भी रहे, अन्य जगहों पे भी रह चुके होंगे, जो मुझे जानकारी जितनी है। सर, एक यादगार पल होगा आपके स्टूडेंट लाइफ में भी रहा, इन जोड़ करके कुछ एक ऐसी चीजें बताइए जो कि उसमें लोग इस विषय से आप बहुत जिज्ञासा है लोगों को आपके बारे में जानने के लिए, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिला मैं आपसे पूछ सकूं एक यादगार पल के बारे में सर। यादगार पल तो बहुत सारे मतलब पल हैं इतने सालों में हम। किसी एक पे हाँ, 1991 से हम मेडिकल कॉलेज में इंटर लिए थे, आज तक मेडिकल कॉलेज में ही हैं। बहुत सारे ऐसे पल हैं, लेकिन एक पल जो हमारी मानवता ने उसको झेला, कोविड का समय। कोविड के समय में मैं चिकित्सा अधीक्षक था एम्स पटना में। हम जानते हैं कि एम्स पटना एक अस्पताल था जो 500 बेडेड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल था, और 100 बेड के करीब वहाँ पे आईसीयू चल रही थी। तो उसमें हमने बहुत सारे घटनाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। मुझे याद आता है कि रात में करीब 2:30 बजे के करीब एक लड़की ने फ़ोन किया। जी जी। 17-18 साल की बच्ची होगी। वो हमें घर पे अकेली थी, उसका फादर का तबीयत काफ़ी सिक हो गया था, वो हेल्पलेस फील कर रही थी। किसी तरीके से वो अस्पताल लेके आई थी, और उन समय आप जानते हैं कि सारे अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल सारे भरे रहते थे, और एम्स पटना तो बहुत बुरी तरह बहुत लोड था उस पर। उसने मुझे फ़ोन किया कि हम कहीं से आपका नंबर मिला है, हम पापा को लेकर इमरजेंसी में आए हैं, भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, अगर वो भर्ती हो जाते तो ठीक है। मैंने वहाँ पे डॉक्टर से बात करी रात में, और उसके बाद किसी तरह से एक व्यवस्था हुई एक बेड की, और वो भर्ती हुए। उसके बाद वो काफ़ी सीरियस थे, बहुत दिनों तक उनका इलाज चला, आईसीयू में भी गए, बट वो फिर ठीक हुए। और जब ठीक हुए तो एक दिन वो बच्ची अपने पापा को लेके आई हमारे ऑफिस में, जी जी। और उसके बाद से उसने जो कृतज्ञता व्यक्त करी वो मुझे काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि उस कोविड समय में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, कई कई दिन सो नहीं पाते थे, 2 घंटा 2.5 घंटा हम लोग सो पाते थे, क्योंकि पूरी पब्लिक के फ़ोन दिन भर आते थे। लेकिन उसमें एक इस तरह की भी चीज़ें हुई कि इलाज तो बहुतों को मिला, बहुत लोग ठीक हुए होंगे, कुछ लोग नहीं भी ठीक हुए होंगे, लेकिन वो बच्ची फिर लौट के आई अपने फादर को लेके, 18-19 साल की बच्ची, इतनी सेंसिबल कि वो आके फिर जो कृतज्ञता व्यक्त करी वो मुझे काफ़ी टच किया। भाव विभोर हो गए। जी। सर, एक जिज्ञासा और भी है कि आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? कुछ लोगों ने कहा भी कि इतने बड़े दायित्व के साथ कैसे निर्णय ले पाते हैं? पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तमाम जिम्मेदारियां हैं, जो आपके अधीन सबॉर्डिनेट भी हैं, वो लोग ये कैसे सामंजस्य बैठाते होंगे? बड़ी जिम्मेदारियां हैं सर, वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज है। ये पारिवारिक जिम्मेदारियां तो के साथ साथ कई जिम्मेदारियां, नैतिक जिम्मेदारियां, कैसे आप सामंजस्य बैठा लेते हो फिर भी अपने आप को फिट भी रखना है? देखिए, हमारा उसके लिए मानना है कि मैं तो कुछ भी नहीं, एक इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ। आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, पूरा देश क्या, बल्कि जी। आज के दिन में ग्लोबल लीडर हैं, पूरे उसको कर रहे हैं, और हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं दिन के, उसी में मैनेज करना होता है। मेरा मानना ये है कि जो भी काम आपके सामने है उसको उसी समय पे करें, पेंडिंग ना रखें, जिससे कि आपके दिमाग में नहीं चलता रहे कि हमें ये काम अभी करना है। जो भी दिमाग में है, जो भी फाइल्स हैं, या जो भी तत्काल निपटाएं। डिसीजन लेना है उसको तुरंत निपटाएं, तो उससे हो जाता है। बाकी इतने दिनों से काम करने पे आपको समय से अगर काम कर रहे हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, उसमें बहुत दिक्कत नहीं आती। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, प्रतियोगी छात्र छात्राओं को आपसे बड़ी उम्मीद है कि एक संदेश उनके लिए बस इतना संदेश है कि जो एक लाइन सब बोलते हैं कि अगर कोई असफल है तो असफलता यह दर्शाती है कि सफलता के लिए सही तरीके से प्रयास नहीं किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे ने कम पढ़ाई करी या मन नहीं लगाया पढ़ने में, बट सही तरीके से उसने नहीं पढ़ा। ये इम्पॉर्टेंट है कि सही तरीके से पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सारा बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा नहीं हो सकता, हम इस देश के बहुत बहुत अच्छे लोगों को, जो इस देश में बहुत योगदान दिए हैं, उन्होंने, ज़रूरी नहीं है कि उसने बहुत सारे कंपटीशन निकाले हों,
बहुत सारे लोग हैं खेल के जगत में बहुत अच्छा किए हैं, जी। लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जो बहुत नहीं पढ़े लिखे थे लेकिन बहुत अच्छा किए हैं। तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन पास करना ही लाइफ का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते रहें, आज अगर असफल हुए हैं तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि जो एक ही प्रयास में या जहाँ जहाँ भी प्रयास किया वहाँ सब जगह सफल हुआ। असफलता हाथ लगती है। असफलता जरूर हाथ लगती है, बट उस असफलता को हमें वैसे ही लेना है और अगली बार और अधिक मेहनत करनी है और सफलता जरूर मिलती है। सर की बातों को सुन करके, सिंह साहब की बात, ऐसा लगता है कि गंगा की कसम, यमुना की कसम, सतलज के किनारा बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, भारत का नजारा बदलेगा। बिल्कुल। धन्यवाद सर।